हेलो दोस्तों, मैं विकास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल वीसेल एजुकेशन में। इस वीडियो में हम देखेंगे बंगाल पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य हो गया, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जब स्थापित करते हैं, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को सुचारू रूप से चलाने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट लाते हैं, मतलब तमाम तरह के एक्ट लाते हैं और गवर्नर जनरल की नियुक्ति करते हैं। उन सारी चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे। इसके पिछला वाला जो हमने वीडियो दिया, जो आधुनिक भारत को हमने जब स्टार्ट किया, तो उसमें हमने ये बताया कि जो यूरोपीय लोग आए वो कब आए और उसने हमने बताया कि पुर्तगाली कब आए, डच कब आए, हाँ, और वास्को डी गामा कब आया। इन सारी चीज़ों को हमने बताया। उसके बाद जहांगीर के दरबार में कौन कौन से लोग गए ना, जिनसे कि उनका व्यापारिक चीज़ें बढ़ती जाएं, मतलब उनको छूट मिलती जाए और व्यापार अधिक से अधिक कर सकें। और इन लोगों ने अपनी जो व्यापारिक कोठी लगाई, उसको कहाँ पे लगाया, अपना व्यापारिक केंद्र कहाँ पे बनाया, उन सारी चीज़ों को हमने इसके पिछले वाले वीडियो में बताया है। इस वीडियो में हम देखेंगे जब इनका अधिकार कैसे होता है बंगाल पे, और बंगाल पे अधिकार करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाने के लिए जो जनरलों की नियुक्त करते हैं, और उन जनरल जो नियुक्त करते हैं, उन जनरल के समय में क्या कौन सी चीज़ें अपने यहाँ घटी थी जो इम्पोर्टेंट हो सकता है आपने एग्जाम की दृष्टि से, उन सारी चीज़ों को देखेंगे। तो चलिए अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से, ये बंगाल पर इनका अधिकार देखो। हम स्टार्ट कर रहे हैं बंगाल पर अंग्रेज़ों का अधिकार। बंगाल पर अंग्रेज़ों का अधिकार को स्टार्ट करें तो इसके पहले देखो, जो बंगाल था ना, वहाँ मुग़ल साम्राज्य था। मुग़ल साम्राज्य में बंगाल बहुत ही संपन्न था। क्या मुग़ल साम्राज्य में जो बंगाल था वो बहुत ही संपन्न था। और जब प्लासी के युद्ध होता है 23 जून 1757 ईस्वी में, अंग्रेज़ों के सेनापति कौन, रॉबर्ट क्लाइव, और बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच जब युद्ध हुआ, तो इसमें जो सिराजुद्दौला था, उसका सेनापति होता है मीर जाफ़र की धोखाधड़ी के कारण क्या होता है, सिराजुद्दौला हार जाता है और यहाँ पूरी नियंत्रण में, बंगाल पूरे नियंत्रण में आ जाता है किसके, अंग्रेज के। अंग्रेज अब यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको मीर जाफ़र क्यों किया था, बंगाल का नवाब बनने के लिए इसे इन्होंने धोखाधड़ी की थी, ये अंग्रेज से मिल गया था। उसके बाद इसे बंगाल का नवाब बनाया जाता है किसको, मीर जाफ़र को। लेकिन 1760 की बात करें तो 1760 में मीर जाफ़र को हटा कर के इसका जो दामाद होता है मीर कासिम, उसे बना दिया जाता है किसको, मीर कासिम को बना दिया जाता है, जो दामाद होता है मीर जाफ़र का। कब, 1760 को। अब वो मीर कासिम क्या करता है, वो अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित करता है। और वहीं अगर बात करें जो बक्सर का युद्ध हुआ 1764 ईस्वी में अंग्रेज़ों और मीर कासिम के बीच, अंग्रेज और मीर कासिम अवध के नवाब सिराजुद्दौला एवं मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच ये युद्ध होते हैं। इस युद्ध में अंग्रेज़ क्या हो जाते हैं, विजयी हो जाते हैं अंग्रेज। और अंग्रेज़ जब इसमें विजयी हो जाते हैं तो अब एक क्या हुआ कि अब यहाँ पर भी के अंग्रेज़ों का क्या हो गया है, अधिकार हो गया है। इसके बाद हम चलेंगे अंग्रेज़ों को जो मैसूर से संबंध क्या थे, उन सारी चीज़ों को देखें। अंग्रेज़ों का मैसूर से संबंध अगर बात करें तो 1761 में हैदर अली मैसूर का शासक बना था। 1761 में इसकी मृत्यु होती है। 1782 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, अंग्रेज़ों और मैसूर के बीच जो युद्ध होता है 1782 में। और हैदर अली ने जो हैदर अली का जो उत्तराधिकारी बनता है, उसका पुत्र टीपू सुल्तान बनता है। और इस समय राजधानी क्या होती है, श्रीरंगपट्टनम होती है। तो उसके बाद हम देखते हैं, हमने बताया, ऊपर बताया था कि जो कंपनी है, कंपनी में अब वो नियंत्रित करने के लिए, कंपनी को सुचारू रूप से ढंग से चलाने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट आएंगे और उसमें गवर्नर जनरल की नियुक्तियां होंगी। मतलब अब मतलब कि जब कंपनी पहले थी वैसे ही थी, मतलब कि इसमें कोई नियम नहीं था, तो कोई भी किसी भी तरीके से क्या कर सकता था, व्यापार करता था। तो अब यहाँ पर रेगुलेटिंग एक्ट लाने का मतलब कंपनी को पूरी तरीके से नियंत्रित तरीके से चलाया जाए। अब यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 ईस्वी में। इसके अनुसार जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता है, अब अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल कहा जाता है। मतलब अंग्रेज का क्षेत्र, मतलब अंग्रेजों का जहाँ तक कब्जा था, अब वहाँ का गवर्नर जनरल इसे कहा जाने लगता है इस एक्ट के तहत। और मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया जाता है। इस एक्ट के आने के बाद जो बम्बई और मद्रास के गवर्नर होते हैं, उनको बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया जाता है। इसका कार्यकाल कितना निर्धारित किया जाता है, 5 वर्ष निर्धारित किया जाता है। इसके बाद अगर बात करें तो जो भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग रहता है। वारेन हेस्टिंग
की बात करें तो 1750 ईस्वी में, देखो 1750 ईस्वी में कंपनी के एक कलर के रूप में ये कलकत्ता आया था, और कलकत्ता आने के बाद ये कासिम बाजार का अध्यक्ष बनता है, और बंगाल का गवर्नर और कंपनी का गवर्नर जनरल बन जाता है। कहाँ पे? बंगाल में। उसके बाद वारेन हेस्टिंग की और चर्चित चीज़ें देखें यहाँ पे। 1774 से 85 ईस्वी में राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटा करके कलकत्ता को ले आता है। इसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट। अब कंपनी को नियंत्रित करना है, कंपनी को नियंत्रित सुचारू रूप से चलाने के लिए एक्ट पे एक्ट लाए जाएंगे। ठीक है, यहीं से नियम जो इंडिया में नियम बनना चालू हुआ, यहीं से रेगुलेटिंग एक्ट से ही इंडिया में नियम बनने चालू हो गया कि इस मतलब नियम निर्धारित होने लगे कि हाँ ऐसे ऐसे अब चीज़ें होंगी। अब यहाँ पिट्स इंडिया एक्ट आता है कब? 1784 ईस्वी को। वारेन हेस्टिंग के समय में जो पिट्स इंडिया एक्ट आता है, इसी के काल में जो वारेन हेस्टिंग होता है, इसी के काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना होती है। और फिर यहाँ लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करें तो इसका कार्यकाल होता है 1786 से 93 ईस्वी तक, 1793 ईस्वी तक। इसके समय में जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथों में सौंप दिया जाता है। किसके? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में जो जिले का जो भी समस्त कार्यभार होता है उसके कलेक्टर के हाथों में सौंप दिया जाता है। इसे जो कॉर्नवालिस होता था, इसे भारत में नागरिक सेवा का जनक भी माना जाता है। उसके बाद आते हैं कौन? लॉर्ड वेलेस्ली, जो 98 से 1805। देखो हम यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जनरल को रखने की कोशिश की है, और यही कि नहीं कि जो बीच में छूटे हैं उनको नहीं कवर कर रहे हैं, जो जिनके समय में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हुई हैं उन्हीं को देख रहे हैं। तो इस देखो यहाँ लॉर्ड वेलेस्ली, इसने सहायक संधि की पद्धति शुरू की। क्या की? सहायक संधि की पद्धति शुरू की। भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेस्ली के पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। जो मतलब वेलेस्ली के पहले कौन सा गवर्नर था? डुप्ले था, को फ्रांसीसी गवर्नर था। उन्होंने सहायक संधि की पद्धति को शुरू किया था वेलेस्ली से पहले। इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, कौन से लोग थे जिन्होंने सहायक संधि नहीं स्वीकार की थी? इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। उसके बाद आता है लॉर्ड मिंटो प्रथम। लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 1813 ईस्वी तक इनका शासन रहता है। और इसके काल में जो रणजीत सिंह होते हैं, रणजीत सिंह और अंग्रेज़ों के बीच 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को अमृतसर में इनके दोनों के बीच संधि हो जाती है। और इन्हीं के लॉर्ड मिंटो प्रथम के ही समय में क्या आता है? चार्टर एक्ट 1813 इस पास होता है। और यहाँ पे हमने लॉर्ड मिंटो प्रथम तक देख लिया। इसके बाद हम जो भी जनरल हैं उनको अगले वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। आपको यहाँ पे ऊब ज़रूर लग रही होगी, लेकिन यहाँ पे आपको देखने को ये मिलेगा। इंपॉर्टेंट चीज़ें बहुत खास नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी हैं जो इनको हम बताने की कोशिश कर सकते हैं। और देखो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको क्या मिल जाएंगी? आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेंगी तो यहाँ से पहली बात तो प्लासी का युद्ध जो होता है ये कब हुआ था? ये मिल जाएगा 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था, सिराजुद्दौला अंग्रेज़ों के बीच हुआ था। मीर जाफ़र इसका सेनापति था जो धोखाधड़ी किया था। और दामाद मीर जाफ़र का दामाद कौन होता है? मीर कासिम होता है। उसके बाद आपको क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा? क्वेश्चन आपको मिलेगा जो बक्सर की युद्ध मिल जाएगा। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है। और जो हैदर अली मशहूर हैं, ये मैसूर के शासक थे, इनको ऐसे ही जानते होंगे आप सब लोग। उसके बाद हम आगे चलें तो आपको कहाँ से मिल जाएगा? आपको क्वेश्चन मिलेगा रेगुलेटिंग एक्ट कब आता है? 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है, ये आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और इस एक्ट के तहत जो गवर्नर जनरल का जो कार्यकाल डिसाइड किया वो 5 वर्षों का डिसाइड किया गया। अब यहाँ गवर्नर जनरल जो बंगाल के थे वो अंग्रेजी क्षेत्रों के गवर्नर जनरल कहलाएंगे। मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर जनरल होंगे अब ये क्या होंगे? बंगाल गवर्नर जनरल के अधीन होंगे। यहाँ से ये चीज़ें देखने को मिलेंगी रेगुलेटिंग एक्ट से। और उसके बाद आपको पिट्स इंडिया एक्ट, यहाँ पे देखो पिट्स इंडिया एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, ये जितने एक्ट्स आए थे ना उनको हम, अगर आप पॉलिटी का हमारा वीडियो देखें, पॉलिटी के वीडियो में हमने पूरी अच्छी तरीके से बताने की कोशिश की। उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एक्ट आए थे, और एक्ट का क्या क्या प्रभाव था, क्या क्या नियंत्रण हुआ था अंग्रेज़ों का यहाँ पे, उन सारी चीज़ों को हम बताए हैं। जब अपना जो संविधान का विकास कैसे हुआ उसमें बताए हैं। क्योंकि जो रेगुलेटिंग एक्ट था, रेगुलेटिंग एक्ट आने के बाद ही यहाँ पे क्या होने लगा? नियम बनने स्टार्ट हो गए। ठीक, तो ये यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। हमने
उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में, ये जितने भी एक्ट हैं हम बता दिए हैं, आप वहीं पे देख लीजिए। ठीक, उसके बाद जो आपको और यहाँ से देखो, सहायक संधि किसके समय में शुरुआत की गई? लॉर्ड वेलेस्ली के समय में शुरुआत की गई। इसके पहले कौन था? फ्रांसीसी गवर्नर जो डुप्ले था उसके समय में हुआ था। ठीक, सहायक संधियाँ तो यहाँ से आपको देखने को क्वेश्चन मिलेगा। उसके बाद और भी कहीं से क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे इस सेशन से। तो इस जो जो हमने पॉइंट बताए हैं उस पॉइंट को कवर कर लीजिए, उसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा और कोई आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलने की कोशिश करते हैं एक नए सेशन, एक अच्छे टॉपिक के साथ मिलेंगे। और जो कि हमारा आधुनिक भारत चल रहा है, यही सेशन रहेगा, मतलब आधुनिक भारत ही वाला सेशन रहेगा। और लेकिन और ही बढ़िया से जो पॉइंट हैं उन सारी चीज़ों को रखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।